जैसे कि मैं कह रहा था, उन्होंने पूरी नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स को मिग 15 जहाज़ दिए थे, और उस वक्त वो जो अमेरिकन थे वो उनके मुकाबले में अपने F-86 सेबर जेट्स ले आए। यही सेबर जेट उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बाद में दिए थे, और 65-71 दोनों की लड़ाई में इन्होंने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले किया था। F-86 सेबर जेट्स और मिग 15 की भिड़ंत हुई। उस वक्त रूस ने अपने पायलट भेजे थे नॉर्थ कोरिया, ये जहाज उड़ाने के लिए, कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अमेरिकन का उनकी लेने के लिए कि कितने पानी में है अमेरिकन के पायलट्स, और उनके खिलाफ लड़ाई का तजुर्बा हासिल करने के लिए, यानी कॉम्बैट लेबोरेटरी के तौर पे ट्रीट किया था। और नॉर्थ कोरिया की मदद में वो सीधे जंग में उतर गए थे, अपने बंदे भेजे थे। ठीक है साहब, मतलब ओपनली नहीं एक्नॉलेज किया था, लेकिन उनके पायलट्स नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिकियों के बरखिलाफ लड़े थे कोरिया के अंदर। अब जो है ये नॉर्थ कोरियंस, किम जोंग उन काफ़ी सन की मिजाज के नेता हैं, लेकिन वो अभी तक वो चीन के दबाव के नीचे थे, तो वो भी रूस की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते थे ताकि रूस से उनको मदद मिले टेक्निकल हथियारों के लिए इत्यादि। तो उन्होंने पहले तो एक्सरसाइजेज की, चीन ने भी एक्सरसाइजेज की हैं, और नॉर्थ कोरिया ने भी एक्सरसाइजेज की हैं, ईरान ने भी एक्सरसाइजेज की हैं रूस की फ़ौजों के साथ। अब उन्होंने अगला जो है कदम वो ले लिया है, उन्होंने कोई 10,000 का अपना सैनिक कंटिंजेंट भेजा है रशिया यूक्रेन वॉर में हिस्सा लेने के लिए। यूक्रेन के अंदर नहीं, कहाँ? कुर्स्क सेलिएंट में, जहां पे यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया। इस हमले का मकसद था यूक्रेन का कि जो रूसी दबाव ईस्टर्न फ्रंट पे बढ़ रहा था, अत्यधिक बढ़ रहा था, उसको वो काउंटर करे, और वो इतना दबाव डालें कुर्स्क के अंदर कि मजबूरन रूस को अपनी फौजें ईस्टर्न यूक्रेन से हटाकर वहां लानी पड़े अपने बचाव के लिए, और जो उसका हमला जो ईस्ट यूक्रेन में चल रहा था वो थोड़ा उसमें मंदी पड़ जाए, स्लो हो जाए, और उसको रोक दिया जाए इनडायरेक्ट अटैक से, स्पॉइलिंग अटैक से। ठीक है साहब, लेकिन रूस ने ये चाल समझ गया, उसने एक पलटन नहीं अपनी ईस्टर्न यूक्रेन से हटाई, जहां से वो बड़ा दबाव डाल रहा है, पेक्रोवस्क के पास पहुंच गया है, वुलेदार जीत लिया है, और जो है वो जो उत्तरी दिशा में अब वो बढ़ना शुरू हो गया है, कुपियांस्क की दिशा में। पूरे ईस्टर्न फ्रंट पे उसका दबाव कायम है, निरंतर स्लो बट स्टेडी, रिलेंटलेसली वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इस तरह चलता रहा तो अगले साल शुरू तक वो जो कुछ उसको लेना है बचा हुआ दोनेत्स्क में जो 40% का इलाका, वो भी वो अपने कब्जे में कर लेगा, और ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा अहमियत का एरिया। तो इसके चलते कुर्स्क में उसने नॉर्थ कोरिया को बोला कि 10,000 फौज भेज दो, ताकि मुझे यहाँ से अपने ट्रूप्स हटाए बगैर मैं इनका इस्तेमाल करूँ नॉर्थ कोरिया के फ़ौजों का, और जो यूक्रेन ने अपनी फ़ौजें कुर्स्क सेलिएंट में भेजी हैं उनका सर कुचल दूँ, उनकी तबाही कर दूँ। अपने फैब जो ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स हैं, अपने ड्रोन्स और अपने आर्टिलरी और अपनी रॉकेट आर्टिलरी से मैं तबाही कर दूंगा, इनकी एक नहीं वापस जाने दूंगा, ये उनकी मंशा है। तो अब देखना है कि नॉर्थ कोरिया की फ़ौजें जो है वो 1953 के बाद से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उनकी रेपुटेशन लड़ाई की अच्छी है। जो 3 साल जो कोरिया में लड़े थे अमेरिकन फ़ौजों के खिलाफ, बहुत अच्छा लड़े। बट वो क्या अभी कितने पानी में है साहब, ये अभी पता चल जाएगा कोरिया ये यूक्रेन के अंदर। उनका भी मुद्दा है कि हम भी थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन कर ले, कई दशकों से हम लड़े नहीं हैं, 53 से लेके आज तक, तो मतलब आप समझ लीजिए साहब ऑलमोस्ट तकरीबन 60, 65, 70 साल हो रहे हैं उनको भी लड़ाई लड़े। तो वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना चाहते हैं। जो नया लड़ाई का तौर तरीका ड्रोन वॉरफेयर वगैरह आ रहा है, मिसाइल वॉरफेयर, उसका वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये है उनका मुद्दा, और इससे साहब जो है एस्केलेशन होने का खतरा है।
याद रहे कि बड़ी देर से अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस, ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस, पोलैंड की फ़ौजें, खासकर जो यूक्रेनी मूल की फ़ौजें हैं, पोलैंड के अंदर जो लोग हैं उनको उन्होंने रिक्रूट करके भेजा है यहाँ पे लड़ने के लिए, और वो यूक्रेन की ड्रेस में लड़ाई कर रहे हैं अभी तक। तो रूस ने कहा था साहब अगर आप आके लड़ोगे यूक्रेन में, आप हमारे लिए फेयर टारगेट होगे, हम आपको खास टारगेट करेंगे, और इसके चलते उनने काफ़ी करारी मार लगाई थी, और कोई 200-250 जो नेटो के सोल्जर्स हैं, खासकर जो स्वीडन से आए थे वो ट्रेनिंग देने के लिए एवैक्स वगैरह की, वो मारे गए। तब तिल मिला के इन्होंने स्टॉर्म शैडो मिज़ाइल और ये वो मिज़ाइल की इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, और बैटल जोन के अंदर। फिर यूक्रेन कहने लगा नहीं साहब हम तो मॉस्को को हिट करना चाहते, यहाँ वहाँ हिट करना चाहते। मॉस्को ने खड़ी सीधी चेतावनी दी कि साहब देखिए ये जो आपके स्टॉर्म शैडो मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल, आपके जो स्पाइस जेट क्रूज़ मिज़ाइल है, इनको डायरेक्ट करते हैं अमेरिकन सैटेलाइट्स, तो हम मान लेंगे कि अमेरिका लड़ रहा है डायरेक्टली रूस के बरखिलाफ, और हम उसी लहजे में जवाब देंगे। मतलब साहब हम जो है हम आपके ऊपर पलटवार कर सकते हैं, या हम न्यूक्लियर से करेंगे, या हम जो है कन्वेंशनल टिप्ड इस्कंदर मिज़ाइल वगैरह हम ठोक देंगे आपके लंदन के ऊपर, पेरिस के ऊपर और वॉर्सो के ऊपर, तो फिर साहब जिम्मेदारी आपकी होगी। तो अमेरिकन कुछ सहम गए इस धमकी से, डायरेक्ट और बड़ी सीरियस धमकी थी इस बार, और कहा कि साहब ये रेड लाइन है, इसे क्रॉस मत करना। तो बाइडन साहब ने यूक्रेन को मना कर दिया कि आप नहीं इस्तेमाल करेंगे हाइमार्स का, टैकैम्स का और क्रूज मिसाइल्स का डेप्थ टारगेट्स को हिट करने के लिए। अब वो कह रहे हैं साहब अगर नॉर्थ कोरियन आते हैं तो हम शायद इस पे अपना फैसला बदल सकते हैं। साहब बात यह है कि नॉर्थ कोरियन यूक्रेन में नहीं आए, नॉर्थ कोरियन आ रहे हैं रूस के इलाके में, जहां पे यूक्रेन ने रूस के अंदर इनकर्शन करी है, अटैक किया है, और उसको कुचलने की मदद के लिए नॉर्थ कोरियन फौजें आ रही हैं, और जैसे मैंने बताया कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने आ रही हैं। तो अमेरिकन कह रहे हैं साहब नॉर्थ कोरियंस भी फेयर गेम होंगे, और वो ज़रूर कोशिश करेंगे खास इनको नुकसान पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, ताकि इनको भी समझ आ जाए कि इतना आसान नहीं है अमेरिका से पंगा लेना, नेटो देशों से पंगा लेना वगैरह। नॉर्थ कोरियन की भी जो मिलिट्री रेपुटेशन है वो तो बहुत अच्छी रही। अब देखना है कि साहब इतने साल के बाद जब वो लड़ाई करते हैं तो नए जब ट्रूप्स कॉम्बैट में आते हैं तो धक्का खाते हैं। और ये एक और चीज़ दिखा रहा है साहब कि इतनी जंग हो गई, इतनी 3 साल चल दी, लोग तो कह रहे थे कि साहब पुतिन साहब को बस एक बारी मोबिलाइज करना चाहिए, लाखों की फौज लानी चाहिए और ख़त्म करना चाहिए कुछ महीनों में, जो कि इतने पहले तो अंदाज़ लग रहा था 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन तो क्या साहब, अब तो ये 3 साल का ये तमाशा हो गया। तो इसके चलते वो मोबिलाइज तो उन्होंने किया है, 3 लाख रिजर्विस्ट ले आए हैं, कुछ और वॉलंटियर्स रिक्रूट किए हैं, लेकिन साहब उन्होंने जो उनके कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म इंडक्टीज हैं, वो उनको लड़ाई में नहीं झोंक रहे, क्योंकि पिछले 2022 में बड़ा नुकसान हुआ था इन रिजर्विस्ट का। ये शॉर्ट टर्म जो लड़के आते हैं इनको ट्रेनिंग होती नहीं है इतनी खास, इनका तालमेल नहीं होता बाकी फौजियों के साथ, और नुकसान सबसे ज़्यादा इनका होता है। हमको भी अग्निवीर के बारे में सोच लेना चाहिए। तो ये जो है साहब ये बहुत वो फूंक फूंक कर कदम ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जनता आवाम ज़्यादा कैजुअल्टीज़ लेके नाराज़ हो जाए या खिन्न हो जाए उनसे, तो इसलिए वो बहुत ही कॉशसली चल रहे हैं, बहुत ही कॉशसली चल रहे हैं, रिलेंटलेसली चल रहे हैं। लेकिन साहब अभी तक वो सक्सीड कर रहे हैं। सीधी बात ये है कि जो जीता वही सिकंदर। अब वो लड़ाई पूरा मोमेंटम रूस के पलड़े में चला गया है। नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स क्या पलड़ा भारी करेंगे इनका, ये हम आगे आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे कि आगे होता है क्या इससे एस्केलेशन होगी, नहीं होगी, क्या चीन भी अपनी फौजें भेजेगा।
और इस तरह से जब उन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिए हैं तो क्या चीन ईरान के, अगर ईरान उसको दिख रहा है कि साहब मार खा रहा है, तो क्या ये लोग हस्तक्षेप करेंगे? ये जो क्रिक है, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये एक्सिस अब काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है और काफ़ी घातक सिद्ध हो रहा है। केवल बातें नहीं, केवल वेपन्स का सपोर्ट नहीं, अब तो ये लड़ाई में शरीक हो रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में होता था। तभी मैं कह रहा हूँ साहब, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हमें तो साफ दिखाई दे रही है, और लोग अभी तक देख पाए हों या नहीं। 7-8 लाख से ज़्यादा इंसान मारे जा चुके हैं ये रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में। ये लड़ाई फैल सकती है। जय हिंद।